हमारा घोंसला ही नहीं, हम कहाँ जाएंगे, सड़क पर बैठे। मैंने देखा है, मेरी दादी मुझे बोलती थी कश्मीर कब जाएंगे, कश्मीर कब जाएंगे। रोना आता है। वो मर गई ये कहते कहते मैं कश्मीर कब जाऊंगी। ये उसके दिल में अरमान रहा। लेकिन मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मैंने अपने माँ बाप को हर तीर्थ स्थान पे लिया, कश्मीर घुमाया, यहाँ रखा, यहाँ बिठाया, और उनको ये नहीं रहा कि अपने घर जहाँ हमारा घर था वहां पे भी ले गया। बिल्कुल नाना जी, हम समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे माँ बाप, ऐसे दादा दादी, नाना नानी जो ये कहते कहते गुजर गए कि कश्मीर कब जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। आज द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए नाना जी वातल हैं, जो कि प्रोविजनल सेक्रेटरी हैं अपनी पार्टी के जम्मू कश्मीर के। और नाना जी, सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। रोहित भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अक्सर बेशतर मिलते हैं, आते हैं और बात करते हैं। इसके लिए आपका, राकेश रोशन भट्ट साहब का, आपके TRN का और वमीद का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जी, हम अपने दर्शकों को बताया कि नाना जी वातल जो हैं कई वर्षों से ऑन ग्राउंड रह के कश्मीर में काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए, और उसी समाज के लिए क्या कार्य कर रहे हैं आज के डेट में जरूर इनसे जानेंगे। नाना जी, आप रिसेंटली चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिलने गए थे अपने कुछ मुद्दों को लेके, कश्मीरी समाज के प्रति कुछ मुद्दे हैं उनको लेके, क्या मुद्दे थे? देखिए, सबसे पहले मैं चीफ सेक्रेटरी साहब अतल डुल्लू साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो मिले, और वहां सबसे अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज कश्मीरी में टोटल कन्वर्सेशन किया, जो कि सबसे अच्छा मुझे लगा। दूसरा, उन्होंने इतना रिस्पांस दिया कि मैं आपको क्या बताऊं। दर्द तो मेरा भी वही है, आपका भी वही है और उनका भी वही है, हम सबका एक ही दर्द है। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला, मैंने उनको मेमोरेंडम दिया जिसमें कुछ मेजर इश्यूज मैंने डिस्कस किए अपनी कम्युनिटी के, क्योंकि मैं कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं और बहुत सारे मेरे साथी हैं जिन्होंने मुझे कुछ इश्यूज पे बात करने के लिए बोला। उनमें हमारे, आप तो जानते ही हैं, जय कृष्ण पंडिता जी है जो हमारे यहाँ मोरीपुरा कोकरना के रहने वाले हैं, वो है, और बहुत सारे साथी है उनके साथ। वो मेरे 15-20 साल पुराने साथी हैं। लेकिन नाना जी, कहा जाता है कि रिलीफ के बारे में आपने अभी तक कोई बात नहीं की। मैं आपको यही बात करने वाला हूँ। सबसे पहले जो मैंने मुद्दे उठाए, चीफ सेक्रेटरी साहब को मेमोरेंडम में दिए, वो मुद्दे थे सबसे पहले कि हमारा माइग्रेंट नाम जो है इसको खत्म करिए जी। देखिए, चौथी जनरेशन आ रही है, 3 जनरेशन मेरे तक तो चली इसी माइग्रेशन टैग के साथ, अब चौथी जनरेशन भी माइग्रेशन टैग के साथ चलेगी जी। आखिर कब तक? और दूसरा, अब चौथी जनरेशन भी ओवर एज हो जाएगी। आप और मैं तो हो ही गए हैं। हमारे साथ सनी मुजू जी बैठे हैं, इनको पूछिए ना कि एक नौजवान के हसरा उनके जज्बात क्या होते हैं, बिल्कुल उनके एहसासात क्या होते हैं। तो हमारे नौजवानों के भी एहसासात, जज्बात है। जिस लड़के ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, प्रोफेशनल कोर्स किया और वो आज बेकार बैठा है, ये सब चीजें इन्वॉल्व है इसमें। तो मैंने वहां पे बोला कि आप जो जम्मू में जमीन ढूंढ रहे हैं, हमें जम्मू में क्या करना, हमारी आइडेंटिटी है, हम कश्मीरी पंडित है, हमारी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करिए, उसको महफूज रखिए। हमें कश्मीर में 5 मरला जमीन दीजिए, कम से कम, कुछ नहीं तो ज्यादा नहीं तो एक मकान बना दीजिए, 1 मंजिला। देखिए, हमारे यहाँ से भी भाई फॉरेन कंट्रीज में है, बाहर जॉब करते हैं, उनके मकान यहाँ है, उनका जायदाद यहाँ है, लेकिन उनको माइग्रेंट कोई नहीं कहता है, क्योंकि वो साल में अगर 10 दिन भी आते तो अपने घर में बैठते हैं। सेम हमने बोला कि हमें भी, अगर हम 10 दिन में आएंगे, बाहर नौकरी करेंगे, महीना आए, या कोई परमानेंटली रहना चाहता है तो हमारे साथ भी ऐसा ही करिए। आपके कहने का मतलब है जो फैमिलीज, माइग्रेंट फैमिलीज हैं, रजिस्टर्ड फैमिलीज, उन सबको आपका हिसाब से 5 मरला जमीन और उनको मकान दे दिया जाए। इतना ही नहीं, जहां पे भी 5 मरला जमीन और मकान आप बना के दे रहे हैं,
वहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपका हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जो भी चीजें हैं, अपना कोई भी मेडिकल शॉप हो, कोई भी शॉप हो, सब फैसिलिटी, सब ईच एंड एवरी फैसिलिटी। उससे क्या होगा? देखिए, जो हमारे यहाँ कम्युनिटी के यूथ है, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए जॉब क्रिएट होगा वहां पे, उनके लिए जॉब क्रिएट होगा तो हम सेटल हो जाएंगे। इसी को डिग्निटी और ऑनर बोलते हैं। और साथ में उसके साथ साथ जो हमारा यूथ आजकल है, कश्मीर का और जम्मू का हमारा यूथ, उनको आपस में इंटरेक्शन कराइए। बिल्कुल। चौथी जनरेशन के बाद अब पता ही नहीं है बच्चों को हमारा रिलेशन, हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज क्या था। तो इन मुद्दों पे मैंने बात की। ये तो आपको भी पता है, हर जगह इस टाइम वो वायरल है मेरा जो मेमोरेंडम गया था। लेकिन एक बार फिर मैं आभार प्रकट करता हूं अतल डुल्लू साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब को। उन्होंने इमीडिएटली एक्शन करके उसको कंसर्न डिपार्टमेंट में भेजा, तो आगे मैंने वो डाला है। कोई भी आदमी उसको पता कर सकता है, उसमें नंबर डेट सब है कि वो कहाँ गया, कहाँ पहुंचा और उस पर क्या होगा। एक बात ये होगी। नाना जी, मैं जैसे आपको बोला, कुछ लोगों का कहना है कि रिलीफ को बढ़ाने के लिए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, उसी बात पे मैं आ रहा था। ये पॉइंट मैंने उसमें मेंशन क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें बड़े पॉइंट मैंने मेंशन किए। रिलीफ जो है, बेसिकली हम कश्मीरी पंडित जो है या कश्मीरी हिंदू कहिए, हमारा हाथ देने वाला हाथ होता है, लेकिन बदकिस्मती से 35 साल से हमारा हाथ अब लेने वाला हाथ बना। मैं यहाँ आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से, कि ये रिलीफ जो है ये मीगर अमाउंट है। 13,000 में मुझे बोलिए आज दवाई आती है हमारे बुजुर्गों की, तो बाकी वो कैसे सरवाइव करेंगे? रिलीफ डबल होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है, इसको किसी भी हालत में करना है, क्योंकि वो आके लोगों की, उनके लीडर नहीं आते हैं तो बाकी में बातें वो देखते लोगों की क्या मिजरेबल कंडीशन है। हमारे यहाँ किसी को प्रॉब्लम होता है, अभी एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, एक बीमार हो गया, पैसे नहीं थे, अपील की लोगों से कि हेल्प करो। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा कि हमारे ऐसे भी कश्मीरी पंडित विस्थापित है जिन बेचारों के पास न रहने की जगह है और न रिलीफ है। इस चीज को भी देखा जाए, उनका रिलीफ नहीं है, उनको कैसे हम रिलीफ दें और उनको जगह दें कहीं बैठने की, जब तक कश्मीर में हम सेटल करते हैं। एक बात ये, और मैं अपील करना चाहता हूं अपनी कम्युनिटी के उन लोगों से जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया, जिन्होंने इतनी मेहनत की और जो वेल सेटल्ड है और जो इनकम टैक्स भर रहे हैं, अगर उनमें से किसी के पास राशन कार्ड है, वो वॉलंटरली वो सरेंडर करे कि मुझे रिलीफ नहीं चाहिए, मेरा रिलीफ जो है मेरे भाइयों को बांट दिया जाए। ये बात मैं करना चाहता हूं। नाना जी, मुझे लगता है आपने सबसे अलग बात आज की है, और जितने भी हमने इंटरव्यूज किए हैं आज तक ये बात सामने नहीं है जो आपने बोला है कि वो विड्रॉ करे और अपने भाइयों में बांटे। नाना जी, एक और बात है कि हमारे बहुत से यूथ एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने जॉब्स क्विट करके वो कहीं और चले गए। क्या उनकी जो खाली वैकेंसीज हैं, क्या वो किसी और मजबूर जरूरतमंद कश्मीरी पंडित को मिलेगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरा आज भी डिस्कशन चल रहा था, बहुत लोग फोन कर रहे थे और मैं रिसेंटली सेक्रेटरीट भी गया कुछ लोगों के साथ। आपको पता मैं बोलता नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ, बोलने में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन अब आप बात छेड़ ही रहे हैं तो मैं सेक्रेटरीट में भी गया। जिन बच्चों ने पीएम पैकेज में, कुछ बच्चों ने रिजाइन किया और पीएम पैकेज में ही वो अच्छे पोस्ट पे चले गए, बहुत अच्छी बात है और अच्छा भी लग रहा है, तरक्की करनी चाहिए। लेकिन उन बच्चों का आज तक रिजिग्नेशन वो पुराना डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम है, उनके पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, उनकी सैलरी रिलीज नहीं हो रही है नए डिपार्टमेंट से। तो मैं यहाँ कंसर्न डिपार्टमेंट को ये भी अपील करना चाहूंगा कि उनका इमीडिएटली आप रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करिए, ताकि वो अपने दूसरे डिपार्टमेंट से अपनी सैलरी विड्रॉ कर सके और अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को लुक आफ्टर कर सके, उनके लिए मेडिसिन खरीद सके। दूसरी बात, मैं गवर्नमेंट से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील ये करना चाहूंगा कि जो वो पोस्ट वैकेंट हो गए उनको आप री एडवर्टाइज करिए उन बच्चों के लिए जो बच्चे बिल्कुल हमारे मजबूर हैं, जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ताकि वो बच्चे वहां पे उन पोस्टों पे अप्लाई करके एडजस्ट हो जाए। और
इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा, जो पीएम पैकेज के पेंडिंग पोस्ट्स हैं जी उनको भी आप एडवर्टाइज करिए। अच्छा, एक और चीज है, वेटिंग लिस्ट है हमारे पास। मेरी जोरदार अपील है एलजी मनोज सिन्हा साहब से, गुजारिश है उनसे, विनती है उनसे कि वो वेटिंग लिस्ट जल्दी से जल्दी क्लियर करवाया जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे उस वेटिंग लिस्ट में है, मैं देखता हूं रोना आता है। उनके बुजुर्ग पेरेंट्स, उनकी हालत खराब। अब मैं क्या बताऊं, एडमिनिस्ट्रेशन खुद देखे आज कि दवाइयां ही हर घर में 15-20 हजार से कम दवाइयां नहीं लगती है, क्योंकि हमारे को क्या प्रॉब्लम हो गई है, हमें एंग्जाइटी हो गया, एंग्जाइटी की वजह से हमारा डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन की वजह से हमारा डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, देखो कितनी कितनी बीमारियां हो गई। तो मेरी ये भी गुजारिश है कि उसको क्लियर किया जाए। जी नाना जी, एक और सवाल है कि ओवर एज यूथ जो है उनके लिए भी अभी कुछ नहीं किया गया, क्योंकि जिन्होंने राइट टाइम पे फॉर्म भरे थे लेकिन वो ओवर एज हो गए, तो आज भी वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उसमें आप भी हैं, मैं भी हूं, तो उसके लिए मैंने अभी अपने मेमोरेंडम में चीफ सेक्रेटरी साहब को गुजारिश की है कि उनके लिए अगर कुछ नहीं है तो सॉफ्ट लोन पॉलिसी हो, ताकि वो अपनी टांगों पे खड़ा हो सके, क्योंकि ओवर एज होने के बाद तो हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव है नहीं। हम कोई मार्टिगेज नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए सॉफ्ट लोन अगर मिल जाए और उसमें 30-40% सब्सिडी मिल जाए, ताकि हम अपने आप को खड़ा कर सके जब तक हम कश्मीर वापस आ सके। और इसके साथ साथ जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, बच्चे, डॉक्टर है, बहुत सारी सिटीज में और भी कुछ है, उनके लिए फिलहाल कम से कम एडहॉक पोस्ट निकालो, और जब तक आप पीएम पैकेज के अंडर पब्लिक सर्विस कमीशन को रिकमेंड करो, ताकि वो भी जॉब कर सके कहीं। कब तक, मैंने पहले भी बोला, कब तक हम ये सहते रहेंगे? अब बर्दाश्त नहीं होता है। अब यही हमारी विनती है कि हमारी कम्युनिटी में जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उनको देखा जाए, उनको एड्रेस किया जाए। बाकी मैं एक और आपको बात बोलूंगा जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए, अगर वो सीरियस है कश्मीरी पंडित के लिए, हालांकि हम माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी है, ये भी है कि हम वोट बैंक नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मैं बात कर रहा हूं। इसमें ना वोट बैंक की बात है, ना कोई और चीज की बात है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मैं बोल रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप कश्मीरी पंडितों का, जैसे आपके बहुत सारे बोर्ड्स हैं, गुजर बकरवाल बोर्ड है या अमरनाथ श्राइन बोर्ड है या और कोई बोर्ड है, आप ऐसे ही हमारा एक कश्मीरी पंडितों का बोर्ड बनाइए, जिसमें हमारा ही कश्मीरी पंडित चेयरमैन कम से कम कैबिनेट स्टेटस का हो, और उसके जो मेंबर हो वो कम से कम एमएलए स्टेटस के हो, जो डिसाइड करें यहां लोकल कश्मीरी सोसाइटी के साथ कि जब तक आपका पड़ोसी नहीं चाहेगा आप नहीं आ सकते। तो आपस में यहां भी लोग चाहते हैं कि हम वापस आए, तो उनके साथ बैठ के वो बात करें। और मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से चाहता हूं जब तक बोर्ड बने तब तक आप एक एपेक्स कमेटी बनाओ। एपेक्स कमेटी में आप सारे जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे राइटर्स हैं, अब हमारी कम्युनिटी सारी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, तो उनकी एक एपेक्स कम्युनिटी, एपेक्स बॉडी बनाए और उनको जॉब पे लगा दिया जाए, जो यहाँ कश्मीर में थिंकर्स है, राइटर्स है, पॉलिटिशियंस हैं, कि वो आपस में बैठ के जो मैंने रोड मैप दिया है उसको डिस्कस करें और उस पर काम करना शुरू करें। ये मैं विनती करता हूं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नाना जी। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जैसे आपने कहा कि वोट बैंक कश्मीरी पंडित नहीं है, लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए थे तो हमने पूरी कवरेज दिखाई कि कश्मीरी पंडित कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इलेक्शन में वोट डाले, इतनी गर्मी के बावजूद बुजुर्ग लोग हमने दिखाया कि कैसे आए, व्हील चेयर पे आए और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। और आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात बिल्कुल, आप उस टाइम इलेक्शन में देख रहे थे कि हमारी कैंपेन कैसी चल रही थी, और रिकॉर्ड वोट हमने दिया इस बार। बिल्कुल,
उसमें भी कुछ हर्डल्स आए, आपको पता, लोगों के वोट उधर के इधर, इधर के उधर। उसमें फिर डॉक्टर अरविंद कारवानी साहब जो हमारे रिलीफ एंड रेहबिलिटेशन कमिश्नर है, उन्होंने बहुत काम किया और उन्होंने उसमें सहयोग किया। और इतना वोट, मुझे लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, गर्मी कितनी थी, आप भी होते थे, हम भी होते थे, उस गर्मी में खून पसीना निकाल के हमने एक रिकॉर्ड वोट दिया। और आगे इससे ज्यादा रिकॉर्ड वोट होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा वोट कम है क्योंकि कम्युनिटी माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी है। मैं ये कहना, और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम वोट को हमारी रेपुटेशन के साथ, हमारी डिग्निटी के साथ, हमारे ऑनर के साथ नहीं जोड़ा जाए। ये एक ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड पे एक ह्यूमन और एक क्या बोलते हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आप जाएंगे, ये इंसानियत का मसला है। वी आर इंटरनली डिस्पोजेटेड पीपल, वी हैव नॉट लेफ्ट कश्मीर बिकॉज ऑफ आवर ओन विल। दिस वॉज द सिचुएशन, वी वर फोर्स्ड टू लीव आवर ओन होम्स। मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहाँ चिड़िया भी सुबह निकलती है, बुलबुल भी निकलते हैं, जानवर निकलते हैं, शाम को कहाँ लौट के आते हैं? अपने घोंसले में। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा घोंसला ही नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? सड़क पर बैठे। मैंने देखा है, मेरी दादी मुझे बोलती थी कश्मीर कब जाएंगे, कश्मीर कब जाएंगे। रोना आता है। वो मर गई ये कहते कहते मैं कश्मीर कब जाऊं, ये उसके दिल में अरमान रहा। लेकिन मैं खुशकिस्मत आदमी हूं कि मैंने अपने माँ बाप को हर तीर्थ स्थान पे लिया, कश्मीर घुमाया, यहाँ रखा, यहाँ बिठाया, और उनको ये नहीं रहा कि अपने घर, जहाँ हमारा घर था वहां पे भी ले गया। बिल्कुल नाना जी, हम समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे माँ बाप, ऐसे दादा दादी, नाना नानी जो ये कहते कहते गुजर गए कि कश्मीर कब जाएंगे, कम से कम उनकी आत्मा को शांति देने के लिए कुछ करो। कब तक देखते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत भावुक हुए नाना जी, और मुझे लगता है कि हर एक कश्मीरी पंडित की यही हालत है। और जब वो ये सुनते हैं कि कश्मीर, उनके जो पेरेंट्स थे या दादा दादी, इन्होंने अपने दादा दादी की बात की, मेरे भी दादा दादी, उनकी भी आखिरी सांस जब हुई तब भी वो यही चाहते थे कि वो कश्मीर अपने घर वापस जाएं। और बहुत बहुत दर्द है ये कश्मीरी पंडितों का, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया वापसी का। हम भी उसी आशा में बैठे हैं कि कब वो समय वापस आएगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद नाना जी आपका, आपने बहुत इंपॉर्टेंट विषयों पे आज बात की, और आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। और फिर से आपका धन्यवाद कि आप कश्मीर में रह के अपने कश्मीरी पंडितों के मुद्दों के लिए साइलेंटली काम कर रहे हैं। ना आप अपना प्रचार कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, अपने आप को, मुझे लगता है कि आग में झुलस के आप ये समाज के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सिनी मुजू जी का, आपके टीआरएन का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अक्सर बेशतर मौका देते हैं बात करने का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और कैमरामैन एसएम के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज। फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द।